सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर तुम्हारा हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। और कल के लेक्चर में सर आप लोगों ने देखा रहेगा, तो अपन ने जहाँ पे अपनी गाड़ी रुकी थी वो देखी थी। अपन ने तीन स्ट्रैटेजी देखी थी जिसकी वजह से अपने को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। वो तीन स्ट्रैटेजी में से सबसे पहले स्ट्रैटेजी अपन ने बस एक ओवरव्यू लिया था, नाम पढ़े थे और उसके बारे में अपन ने जो एक ओवरव्यू लिया था। अब एक एक स्ट्रैटेजी को अपन डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या उसके एडवांटेज बनते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज बनते हैं, कब उसको अपने को जो है अपनाना चाहिए, कब उसको अपनाना नहीं चाहिए, है ना। वो सारे सिचुएशंस अपन देखने वाले हैं आज की डेट में। मतलब आज के लेक्चर में, आज की डेट में बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर में, है ना। सो कल अपन ने जो है तीन स्ट्रैटेजी मेनली यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा डिस्कशन किया था एंड में जाते जाते। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन, और तीसरा अपना फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस में आप फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी अपना सकते हो या फिर फोकस डिफरेंशिएशन भी अपना सकते हो। ये आपका जो है आपको देखना है कि आपका कंज्यूमर कैसा है। कंज्यूमर को देखते हुए आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लगानी है। उसके बेस पे आपको जो है माइकल पोर्टर ने बोला क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, है ना। उसके पहले अपन ने और भी काफ़ी सारी बातचीत करी थी, तो एक बार उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जस्ट अपन। उससे पहले अपन ने देखा था कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बारे में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में भी अपन ने जो है बातचीत करी थी। कल अपन ने जो है मेन मुद्दा जिसके ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था वो देखा था अपन ने सस्टेनेबिलिटी को लेकर, कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कि कब तक अपन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सस्टेन कर पाएंगे, यानी कितने लंबे समय तक अपने को अपने बेनिफिट जो है मिलते रहेंगे, अपने कंपेटेंसीज, अपनी कैपेबिलिटीज जो भी रहेगी उनसे अपने को बेनिफिट कितने समय तक मिलते रहेगा, है ना। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लास्ट अपना कब तक करेगा, तो वो अपने चार कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला वैल्यूएबल, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरा क्या था, सॉरी वैल्यूएबल बोर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला ड्यूरेबिलिटी, वो मैं उधर चलेगा, कोर कंपेटेंसी वाले इसमें चलेगा, कोर कंपेटेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स में चलेगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपका कब तक सस्टेन करेगा ये डिपेंड करता है चार कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले आपका ड्यूरेबिलिटी, फिर ट्रांसफरेबिलिटी, फिर उसके बाद आपका इमिटेबिलिटी और चौथा आपका अप्रोप्रिएबिलिटी, है ना। ये चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कल के लेक्चर में अपन ने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने कल का लेक्चर एक बार नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लेना। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने पूरा डिटेल एक लेक्चर दे करके समझा हुआ है। तो आपको कल का लेक्चर का अपने ध्यान से जो है देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अभी अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो अपन ने उसके बाद स्ट्रैटेजीज जो है हल्की हल्की डिस्कस करी थी। तीन स्ट्रैटेजीज के बारे में अपन ने जो है देखा था, समझा था, जाना था। आज अपन इन्हीं स्ट्रैटेजीज को जो है डिटेल में एक एक करके जो है देखने वाले। सबसे पहला अपना जो स्ट्रैटेजी जिसका अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर कल अपन ने जो बातचीत करी थी उसके हिसाब से अपने को ये पता लगा था कि अपन जो है अपना जो प्रोडक्ट रहेगा, फिर अपनी जो भी सर्विस रहेगी या फिर जो भी अपने गुड्स रहेंगे, वो अपन क्या करेंगे सर, वो अपन एकदम सस्ते दाम में देंगे। मार्केट में जो भी हमारे कंप्यूटर रहेंगे उनसे अपन जो है सस्ते दाम में जो है हमारे गुड्स को जो है ऑफर करेंगे, हमारे सर्विसेज को जो है ऑफर करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को बेसिकली हम मार्केट से सस्ते दाम में आपको ऑफर करेंगे। जो मार्केट में बाकी कंप्यूटर्स आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वही अपन जो है आपको थोड़े से सस्ते दाम में जो है ऑफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो उसको बनाने की कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है ना। एज़ कम्पेयर टू आर कंप्यूटर हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम आपसे भी कम प्राइस जो है चार्ज कर सकते है सर। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर मोटा मोटी अपन ने ये देखा था, ये उस कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है जो कंज्यूमर, मतलब जिस इंडस्ट्री में आपका कंज्यूमर जो है प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाओगे, थोड़ा सा भी प्राइस में छेड़छाड़ करोगे तो आपको कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को स्विच कर लेगा, प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो उसको स्विच कर लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप उसका प्राइस बढ़ा रहे हो और कंज्यूमर हमारा प्राइस सेंसिटिव है। अगर उसको थोड़ा सा भी प्राइस ज़्यादा जो है पे करना पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, इंस्टेंटली आपका जो है यहाँ पे क्या करेगा, आपका इंस्टेंटली आपका ब्रांड जो है स्विच कर लेगा। तो ये आपका जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में अपन ने मोटा मोटी इतना डिस्कस किया था। अब इसको अपन जो डिटेल में लेके जाते हैं आगे, फिर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, फिर फोकस की बात करेंगे एंड देन अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में अभी अपन जो है डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, है ना। आएगा फिर अपन आगे देखेंगे। अभी अपना मुद्दा है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, इसको अपने को अच्छे से समझना है। इसके क्या फ़ायदे बनते हैं, इसके क्या नुकसान बनते हैं, ये भी अपने को देखना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी इसके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की जो है उसके फ़ायदे बता दो, एडवांटेजेस बता दो, उसके डिसएडवांटेजेस बता दो, कब यूज़ करनी चाहिए, कब नहीं यूज़ करनी चाहिए, है ना। या फिर आपको एक केस सिनेरियो बना करके दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती है ना। इनको ये जो तीन स्ट्रैटेजी है इनको अपन बोलते हैं माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज, है ना। तो वो आपको एक केस स्टडी देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है माइकल पॉटर के जेनरिक स्ट्रैटेजीज में से, है ना। तो आपको जो फिर एक स्ट्रैटेजी उस केस स्टडी को पढ़ के जो है वहाँ पे सूटेबल जो भी आपको लग रहा रहेगा वो बताना पड़ेगा। आखिर में जब अपन इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करेंगे तो उसमें अपन देखेंगे अगर एक आधा कोई केस स्टडी अपने को ऐसा मिलता है तो अपन डिस्कशन करेंगे उसका। अभी अपन जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है समझने वाले। आ जाओ अपन अपने नोट से एक बार रीड करना जो शुरू करते हैं। बेसिक तो अपन ने इसका समझ लिया, अब अपन नोट से थोड़ा इसको रीड करते हैं।
इट इज़ अ लो कॉस्ट कम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी। लो कॉस्ट कम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी है, आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है आपके जो भी प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी यहाँ पे वॉच पड़ी रहती है, तो नॉर्मली मेरे दिमाग में वॉच के एग्जांपल आते हैं, जो भी आसपास चीज़ें पड़ी रहती है उसके एग्जांपल दिमाग में आ जाते हैं। तो अभी एक ऐसे रूम में बैठा हूँ जहाँ पे इतनी आसपास चीज़ें नहीं है, तो वॉच यहाँ पे मेरे पास सामने पड़ी है, तो मैं वॉच का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे को वॉच मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट है ना पर यूनिट, वो बहुत ज़्यादा कम है ना। ऐसा क्यों हो सकता है, इसका रीज़न क्या है? हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मेरे को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। अपन ने पहले भी देखा है, पिछले चैप्टर्स में भी अपना इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। फिर पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम हो जाता है ना। तो कोई भी रीज़न हो, हमारा जो प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट है वो कम है। इसके वजह से हम लोग कस्टमर से भी प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। तो सबसे पहले उन्होंने यही बात बोली कि यार लो कॉस्ट कम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट जो है आपको गुड्स को बनाने का वो कम लगता है, फिर आपकी सर्विस को देने के लिए कॉस्ट आपको जो है कम लगता है, प्रोडक्ट को आपका मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट जो है कम लगता है। इट रिक्वायर्स विगरस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन एरियाज ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, अब आपको जो है अगर आपको कंज्यूमर से सस्ते दाम में जो है उसको प्राइस बेचना है ना, सस्ते दाम पे आपको उसको प्रोडक्ट बेचना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो आपको उसके बनाने की कॉस्ट लग रही है, जो भी गुड्स है आपके, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है आपका। अपने एग्जांपल में अपन वॉच को पकड़ लेते हैं कि यार ये वॉच अगर मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं मेरे कंज्यूमर को बेच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉच के बिजनेस में मैं लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को अपनाऊँ, है ना, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को मैं आप अपनाऊँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा इसको जो बनाने का कॉस्ट है ना वो सबसे कम हो, है ना। ये जितना ज़्यादा इसका कॉस्ट कम होगा ना, उतना ज़्यादा मैं सस्ते में जो है मेरे प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, है ना, उतना मैं सस्ते में मेरे कंज्यूमर को ऑफर कर पाऊंगा इस प्रोडक्ट को। कब? जब इसका बनाने का कॉस्ट, इसका मेकिंग का कॉस्ट, इसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कम है ना। तो ये कम कैसे रहेगा? अब अपन ये देख रहे हैं कि अपने को पता है, अपने को ये पता लग गया कि अगर अपने को कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनानी है तो इसके अंदर अपना कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का, वो पर यूनिट, अपना जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो सबसे कम होना चाहिए। ये तो अपने को समझ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि यार ये सस्ता होगा कैसे हमको हमारा जो भी प्रोडक्ट है जिसको अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारे एग्जांपल में वॉच है, तो इस वॉच को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कॉस्ट है इसको अपन कम कैसे रखें, है ना। तो अपने को ये मेक श्योर करना है कि जो उसके प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है, वॉच है, वॉच के लिए अपने को रॉ मटेरियल लेकर के आना पड़ेगा। उसके अंदर मेटल लगता है, ग्लास लगता है, रबर लगता है ना, फिर उसके अंदर के सर्किट्स रहते हैं छोटे छोटे। तो ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स रहेंगे, ये आपको कहाँ से प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है ये जो प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है ना ये सबसे कम हो, है ना, ये सबसे कम हो एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। आपको प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट कम लगना चाहिए, सस्ता लगना चाहिए, है ना। जब आपको उससे आपका कॉस्ट कम होगा, आपके कॉम्पिटिटर से प्रोक्योरमेंट, मतलब कॉम्पिटिटर से फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पे माल प्रोक्योर करता है, तो आपको कोशिश करनी है आप 800 रुपये पे करो, 900 रुपये पे करो, 950 पे करो, है ना। 1000 से कम में आप प्रोक्योरमेंट कर पाओगे तभी जाकर के आप जो है आपके पास जो उतना आपको जो है मार्जिन मिलेगा, है ना, फिर उतना आप सस्ता जो आपके कंज्यूमर को माल बेच पाओगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है वो कम हो, आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है ओवरऑल, आपका इसके बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस रहेंगे, आपने एम्प्लॉय वगैरह हायर किए रहेंगे, मशीनरी होगी, लाइट बिल आएगा, जगह का रेंट होगा, ये सारी जो भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है ना वो सारा कॉस्ट भी आपको कोशिश करना है कम से कम रहे, है ना। उसके बाद आपको स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो भी कोशिश करना है कम से कम रहे। उसके बाद आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो भी आपको कोशिश करना है कम से कम रहे। बेसिकली जितने भी आपके जो भी आपके अलग अलग आपके ये बनती है, एक्टिविटीज़ बनती है ना, आपको कोशिश करनी है कि इनके जो कॉस्ट लग रहे हैं ना वो सबसे कम लगे, तब जाकर के ओवरऑल कॉस्ट आपका जो है कम पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट आपको जो है सस्ता रखना है, यानी कि प्रोक्योरमेंट का जो भी आपको कॉस्ट लग रहा है वो आपको कम से कम रखना है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम से कम रखना है, स्टोरेज का कॉस्ट कम से कम रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कम से कम रखना है ना। जब ये सारी चीज़ें कम होगी, सबसे कम से कम होगी ना, तब जाकर के आपका जो एक प्रोडक्ट बन रहा है, आपका जो एक यूनिट बन रहा है, उस यूनिट का कॉस्ट जो है कम होगा, है ना। नहीं तो आपका फिर आपके और आपके कंप्यूटर का जो कॉस्ट रहेगा वो एक बराबर रहेगा, तो फिर आप जो है सस्ता कैसे ऑफर कर पाओगे? अगर सारी एक्टिविटीज़ में जितना कॉस्ट उसको लग रहा है उतना कॉस्ट आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा ना लॉस में बेचोगे प्रोडक्ट को। लॉस में बेचोगे तो कब तक बेच पाओगे? ज़्यादा टाइम तक बेच नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है जितनी भी ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोक्योरमेंट की हो गई, प्रोडक्शन की हो गई, स्टोरेज की हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, यहाँ पे अपना कॉस्ट कम से कम रहना चाहिए। वेस्टेज कम करो, है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढो जहाँ पे अपनी कॉस्ट कम लग रही है ना। जो भी आपका बेस्ट ऑप्शन मिलता है आपको वो पिक करो, है ना। तो उससे आप अपना कॉस्ट को जो है कोशिश करो कम से कम रखने की। ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स इन ओवरहेड कॉस्ट। आपका जो भी ओवरहेड कॉस्ट है, छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए,
फिर आपके फ्यूल वगैरह आपको लगता रहेगा मशीनरी को चलाने के लिए, उसके खर्चे हो गए, जो भी छोटे मोटे खर्चे हो गए, रेंट हो गए, है ना, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे रहे वो आपको जो है कोशिश करना है कम से कम रहे, है ना। जितना आपको जो है ज़रूरत है उतना ही खर्चा करो, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खर्चा करो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करो, है ना। अपने लिमिट्स एक सेट करो, अपने जो बजट से वो अच्छे से बनाओ, है ना। कॉस्टिंग में अपन पढ़ के आते हैं बजटरी एंड बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, तो वो अपना जो है उसको जो है इधर यूज़ करो, अच्छे से बजट्स वगैरह बनाओ और उसके हिसाब से आप क्या करो, आगे काम करो। बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज लोअर प्राइस। सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉस्ट कम लग रहा है तो आप कस्टमर से भी सामने कॉस्ट कम प्राइस का उसका कम रहेगा आपका, है ना। अगर मेरे को इसका जो है से फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर नॉर्मली वॉचेस जो है, ऐसी वॉचेस जो है नॉर्मली जो वॉचेस है वो 200 रुपये की बिकती है और उसको बनाने का कॉस्ट जो है 180 रुपये लगता है ना। 180 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है इसको बनाने का और 20 रुपये इसका प्रॉफिट इसके ऐड करके लोग इसको 200 रुपये में मार्केट के अंदर बेचते हैं। मेरी जो कंपनी की वॉच है उसको बनाने के लिए मेरे को 150 रुपीज़ लगते हैं और मैं मार्केट में 180 पे उसको बेचता हूँ, यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा और कॉस्ट भी कम, और मैं मार्केट से सस्ते दाम में भी मेरे प्रोडक्ट को बेच पा रहा हूँ, है ना। मार्केट में 200 रुपये की घड़ी बिच रही है, मैं 180 में घड़ी बेच पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो घड़ी बन रही है बाकी लोग बना रहे हैं वो 180 में बना रहे, मैं बना रहा हूँ 150 रुपये में, है ना। तो मैं मेरा कॉस्ट भी कम लग रहा है तो मैं सामने मेरे कस्टमर से प्राइस भी कम चार्ज करूँगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है मेरे को मेरे कंपटीशन को हराना है ना। मेरा कंपटीशन जिस प्राइस पे उसको ऑफर कर रहा है गुड्स, मेरे को उससे कम प्राइस पे ऑफर करना है ताकि वो मेरे से आके गुड्स खरीदे, है ना। तो यहाँ पर अपने को ये मेक श्योर करना है कि यार अगर अपना कॉस्ट कम है तो सामने हमारा जो प्राइस कस्टमर से अपन चार्ज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपन कम कर पाएंगे, तो अपने को उधर भी एडवांटेज मिलेगा, उधर भी बेनिफिट अपने को मिलेगा, है ना। फॉर इट्स प्रोडक्ट्स दैट मोस्ट ऑफ इट्स कंपीटिटर्स एंड स्टिल अर्न सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बाकी जो इंडस्ट्री में लोग कंप्यूटर है जो प्रॉफिट कमा रहे उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा भी कमा रहा हूँ, है ना। फिर से एक बार एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, मैं बनाता हूँ वॉचेस, है ना, मैं बनाता हूँ वॉचेस। मार्केट के अंदर भी ऐसी वॉच सेम टू सेम वॉच 200 रुपये की बिकती है ना। सेम टू सेम वॉच 200 रुपये की बिकती है। मार्केट में जो बाकी कंप्यूटर्स को कॉस्ट पड़ता है वॉच को बनाने का वो है 180 रुपीज़, 20 रुपये का उनका प्रॉफिट हो गया। अब मेरे केस में क्या हो रहा है, मेरे केस में इस घड़ी को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट मेरे को लग रहा है 150 रुपये, मैं मार्केट के अंदर बेचता हूँ 180 रुपये में, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 30। मार्केट का बाकी कंप्यूटर्स का प्रॉफिट कितना था 20, 10 रुपये ज़्यादा भी कमा लिए, कॉस्ट भी कम थी, कस्टमर को भी मेरे से प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिला, फ़ायदे ही फ़ायदे, है ना, फ़ायदे ही फ़ायदे। तो ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी का जो है ये फ़ायदा है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का ये फ़ायदा है ना। आप प्रॉफिट्स भी डिसेंट कमा पाओगे, ऐसा नहीं है कॉस्ट कम है प्राइस कम चार्ज कर रहे हो तो प्रॉफिट भी नहीं होंगे, नहीं। कॉस्ट अगर तुम्हारा कम है तो तुम्हारा प्रॉफिट भी ज़्यादा ही ज़्यादा है ना। प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिया, है ना। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल तुमको समझ में आ गया रहेगा, तो ये वाला पार्ट तुमको इधर तक का पार्ट मेरे ख्याल से समझ में आ चुका रहेगा। अच्छा, अब हम जो है आगे जो है जाते हैं, आगे एक बार रीड करते हैं। ये मैकडोनल्ड्स और डेकेथलॉन का तुम बोलोगे यहाँ पे लोगों के बीच में लगा के रखा है, तो समझाऊंगा मैं तुमको, धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले अपन रीड कर लेते हैं, आएंगे धीरे धीरे अपन मैकडोनल्ड्स के ऊपर भी आएंगे, डेकेथलॉन के ऊपर भी आएंगे। तुमने दोनों कंपनियों के नाम तो सुने रहेंगे, मैकडोनल्ड्स का तो सबने सुना रहेगा, सबने कहीं ना कहीं खाया भी रहेगा। डेकेथलॉन का हो सकता है तुमने नहीं सुना हो, मतलब डेकेथलॉन भी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो करेंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन अपना होएगा। बट एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्या क्या और इधर लिखा हुआ है। A primary reason for pursuing forward, backward and horizontal integration strategies is to gain cost leadership benefits। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये सारे इंटीग्रेशंस क्या होते हैं? ये सारे जो बोल रहे हैं लोग, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या है? तो इसको मैं ये जो मुद्दा है इसको मैं होल्ड पे रखूँगा, बिकॉज आने वाला जो हमारा चैप्टर 4 है इसके अंदर अपने को यही सारी बातें करनी है ना, यही सारी बातें डिटेल में होनी है। तो ये वाला जो लाइन है ना, इस वाले लाइन को अपन होल्ड पे रखते, जब अपन चैप्टर 4 पढ़ना शुरू करेंगे ना तब मैं वापस से इधर आपको लेकर के आऊँगा और ये वाले पार्ट को जो है वापस से इधर अपन आकर के लिंक करेंगे, है ना। बिकॉज ये जो जितने भी कंसेप्ट है ना ये आगे चैप्टर 4 के अंदर आने वाले, तो मैं अगर अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा ना तो अननेसेसरीली यहाँ पे बहुत सारा टाइम अपना निकल जाएगा, है ना। तो अपना टारगेट जैसा है, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो चैप्टर 4 के अंदर ये सारी चीज़ें अब मेरे को डिटेल में डिस्कस करनी ही करनी है ना। सारे जितने भी वर्ड्स है ना इसके ऊपर अच्छी खासी टाइम पे जो है अच्छा खासा टाइम जो है डिस्कशन होने वाला है ना। एक लेक्चर समझ लो इस पर लगेगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन अपन उधर करने वाले, काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन उधर डिस्कस करने वाले, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे इसको टच नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं तुमको ऐसे ऊपर से नहीं समझा सकता हूँ। मेरे को प्रॉपर इसके लिए एग्जाम्पल्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, तब जाकर के तुमको ये कंसेप्ट समझेगा, और वो अभी अपने कंसेप्ट के साथ लिंक नहीं करेगा, है ना। ये जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी लिंक नहीं बैठेगा। तो जब अपन चैप्टर 4 में जाएंगे, चैप्टर 4 में जाकर के ये सारे कंसेप्ट अपन एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर वापस पीछे आएंगे और यहाँ पे एक बार लिंक कर लेंगे, 2 मिनट में अपना काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है अपन पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं, आगे अपन इसको पढ़ेंगे, है ना। तो अपन आगे अभी जो है इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन को अपन जो है
होल्ड पे रखेंगे इतने लाइन को, 2 मिनट में आकर के चैप्टर 4 जब अपन शुरू कर लेंगे, है ना। ये पार्ट जैसे ही अपना डिस्कशन हो जाएगा 2 मिनट पीछे आएंगे और इसको आकर के एक बार डिस्कशन कर लेंगे, तो तुमको सारा पॉइंट जो है क्लियर रहेगा। अभी मैं यहाँ से जो है ये वाली लाइन से जो है आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से जनरली cost leadership must be pursued in conjunction with differentiation. A number of cost elements affect the relative attractiveness of generic strategies, including economies or diseconomies of scale achieved, learning and experience curve affects the percentage of capacity utilization achieved, and linkages with the suppliers and distributions. बेसिकली सर वो लोग क्या बोल रहे हैं सर, जनरली आपका जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है ना, वो आप सिर्फ आप जो है नॉर्मली कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, प्लेन एकदम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप जो है अपनाओ मत। आप क्या करो, उसको डिफ्रेंसिएशन के साथ जो है आप डिफ्रेंसिएशन के साथ जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अपनाओ, है ना। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट तभी करो आप जब आप साथ में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन भी कर पा रहे हो। तो डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी को बोल रहे हैं वो लोग साथ में अपनाओ, किसके, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के। अब तुम बोलोगे यार ये कैसे, तो इसके लिए अपने को जो इसके कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के फ़ायदे पढ़ने पड़ेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जब अपन डिफ्रेंसिएशन पे जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन अपन डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद आकर के अपन जो है ये वाला पार्ट भी जो है देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अपन जो है नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। नीचे मेरे ख्याल से जो है उन्होंने जो है यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है यहाँ पे जो डिस्कशन किए हुए, तो इसके बाद अपने को जो है धीरे धीरे और चीज़ें जो है क्लियर होएगी। Striving to be a cost leader, low cost producer in an industry can especially be effective when the market is composed of many price sensitive buyers. अच्छा, वो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि कब आपके लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है अपनाना जो है सही रहेगा। ऑब्वियसली जब आपके जो मार्केट के अंदर जो आपके बायर्स है वो प्राइस सेंसिटिव है। मैंने बताया प्राइस सेंसिटिव क्या है, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा देता हूँ तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर मेरा स्विच कर लेगा मेरे प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट के, किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को जो है कंज्यूम करना शुरू कर देगा। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिसेंटली में अगर तुमको कोई एग्जांपल दूँ तो रिसेंटली जो है जियो ने जो है 25% 20% अपने सारे प्लान्स के प्राइस बढ़ा दिए, है ना। जियो अपने मुकेश भाई की रिलायंस जियो, तो उन्होंने क्या किया हुआ, अपने जो भी प्लान्स है ना, अपने मोबाइल डाटा के, है ना, मोबाइल का जो भी अपन रिचार्ज करवाते हैं जियो का, तो उसके जो भी प्लान्स है वो 25% बढ़ा दिए, 20 से 25% बढ़ा दिए। सेम एयरटेल ने भी चीज़ करी है, 20 से 25 अपने सारे प्लान्स के पैक, अपने जो भी जितने भी प्लान्स थे उसके प्राइजेस बढ़ा दिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब बहुत सारे बायर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बायर्स जो है जियो का सिम सीधा फेंक रहे हैं, बोले हमको जियो यूज़ ही नहीं करने का, है ना। सीधा 25% बढ़ जा रहा है प्राइस। कुछ 600 रुपये का जो उनका 650 या फिर 666 का कोई तो भी प्लान था, वो सीधा अभी 800 रुपये का हो गया, है ना। 25% इंक्रीज कर लिया उसके अंदर, सीधा वो प्लान 660 का कुछ प्लान था, वो सीधा प्लान 800 रुपये का हो गया। तो अभी यूज़र लोग क्या कर रहे हैं, सीधा जियो का सिम निकाल के फेंक रहे, बोल रहे हमको जियो यूज़ ही नहीं करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो प्राइस सेंसिटिव बायर्स का है ना, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स का, कि साला तुम 25% कैसे बढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा तुम प्राइस हाइक कैसे कर सकते हो। सीधा किधर स्विच मार रहे, वोडाफोन आइडिया पे स्विच मार रहे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक नहीं बढ़ाया, हो सकता है वोडाफोन आइडिया भी बढ़ाए, है ना। जियो को देख करके एयरटेल ने बढ़ा दिया अपने प्राइस, लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी भी खड़ा हुआ है उन्हीं प्राइसेस पे जिन पे वो पहले ऑफर करा था, वो नहीं बढ़ा रहा है अभी तक, हो सकता है आगे बढ़ा दे। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग जियो का सिम सीधा निकाल के फेंक रहे और सीधा जा रहे हैं किधर, वोडाफोन आइडिया के पास, क्योंकि उसने अभी तक प्राइस नहीं बढ़ाया, है ना। जियो ने जैसे ही प्राइस बढ़ाया सीधा लोग क्या कर रहे हैं, सिम फेंक रहे हो उसके। लिटरली रील्स आ रही है इंस्टाग्राम पे, अगर तुम जाकर के देखो तो न्यूज़ आ रही है कि लोग सीधा अपने जियो के सिम निकाल के फेंक रहे हैं कि यार इतना तुम 650 रुपये का प्लान को सीधा तुम 800 रुपये 150 रुपये कैसे बढ़ा सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स भी बन रहे कि वो अंबानी जी की अभी मुकेश भाई के बेटे का अभी शादी हो रहा है, तो शादी में मुकेश भाई पैसा खर्चा कर रहे हैं और हमसे वसूल रहे, है ना। तो ये भी रील्स आ रहे हैं, ये भी मीम्स चल रहे हैं बहुत सारे, है ना। तो मार्केट में जो है बायर्स लोगों के ऊपर सीरियस इंपैक्ट पड़ा है इस चीज़ का कि यार तुम इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा रहे हो तो हमको नहीं चाहिए जियो, है ना, हमको यूज़ नहीं करना जियो। तो यहाँ पे जो है प्राइस सेंसिटिव बायर्स का मार्केट है इंडिया, मोस्टली सारे कस्टमर जो भी आपको इंडिया में मिलेंगे मोस्टली प्राइस सेंसिटिव रहेंगे कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो जो भी हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव मिलता है हम उसकी तरफ जो है चले जाएंगे, आपका प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे नहीं, है ना। हमको ज़्यादा प्राइस नहीं देना है, हमको कम प्राइस पर अच्छी चीज़ चाहिए, है ना। हमारे लिए प्राइस मैटर करता है, वैल्यू इतनी मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, हमको जो है कम प्राइस जो है हमको लगता है, तो हमको आप क्या करो, सस्ते दाम पे जो है प्रोडक्ट्स को दो। मुकेश भाई ने जैसे ही जियो में अपने प्राइसेस बढ़ाए, लोग अभी शिफ्ट मार रहे हैं किधर, वोडाफोन आइडिया पे, है ना। एयरटेल ने भी जो है सेम देखा देखी में जियो के जैसे जो है प्राइसेस बढ़ा दिए, तो अभी उधर भी जो है इंपैक्ट पड़ रहा है, उधर भी बायर जो है स्विच कर रहे हैं किधर, वोडाफोन आइडिया पे। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है सर, आपके लिए लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है कब फायदेमंद होगी, कब यूजफुल होगी, जब आपका मार्केट में जो बायर्स है ना वो प्राइस सेंसिटिव है,
वो क्या है सर, प्राइस सेंसिटिव। वो लोग प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, स्विच कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा ना तो वो लोग स्विच कर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो है स्विच कर लेते हैं, ब्रांड्स को जो है वो स्विच कर लेते हैं। दूसरा सर कब आपके लिए फायदेमंद होगा, तो व्हेन देयर आर फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा कम रास्ते आपके पास डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए। डिफरेंशिएशन बेसिकली आप यूनिक फीचर्स कुछ लेकर के आओ, इनोवेशन करो, कुछ क्रिएटिव चीज़ें दो, है ना, कुछ तो भी यूनिक करके कुछ तो भी यूनिक करो अपने प्रोडक्ट के अंदर, यूनिक फीचर्स ऐड करो, इनोवेशन करो, क्रिएटिविटी लेकर के आओ, है ना, और अपने कंज्यूमर को जो है अट्रैक्ट करो, वैल्यू ऐड करो और उस वैल्यू के लिए पैसा चार्ज करो। अब वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं अपन अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो अपन ने देखा फीचर्स से, ड्यूरेबिलिटी से, परफॉर्मेंस से, है ना। ऊपर अपन ने वैल्यू क्रिएशन के अंदर जब अपन पार्ट देखा था तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपना चर्चा हुआ है, एक लेक्चर पूरा अपन ने उस पर लेकर डिस्कस किया था, वॉच का एग्जाम्पल लिया था, तो तुमको याद रहेगा, नहीं है तो पिछले वाले लेक्चर से देख लेना, है ना। अपन बार बार जो है वो सारी चीज़ों को वापस एकदम डीप में जो है टच नहीं कर सकते, नहीं तो अपन इन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे और अपना अपना गाड़ी छूट जाएगा ना, अपने को सितंबर 24 में अटेम्प्ट देने का है। तो यहाँ पर जो है आपको ये बात समझनी है, डिफरेंशिएशन के अंदर जब आपका डिफरेंशिएशन मुश्किल है ना, डिफरेंशिएशन आपका जो है पॉसिबल नहीं है, तब आप क्या करते हो, ऑब्वियसली फिर आपके कुछ रास्ता बचता नहीं है, तो आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की तरफ जो है चले जाते हो सर। तो ये दो आपके जो है रीजन रहते, इन दो रीजन की वजह से मेनली आप क्या करते हो, ये करते हो, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है चूज करते हो। ओके, तो सर अपन आगे आ जाते हैं अभी अपन। Further, when buyers do not care much about differences from brand to brand, or when there are large number of buyers with significant bargaining power, the basic idea is to underprice competitors and thereby gain market share, driving some of the competitors out of market. सिंपल सी बात है, जब कस्टमर जो आपका मार्केट के अंदर है, जो बायर है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रांडेड चीज़ खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है इतनी, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस इतना फ़र्क चाहिए कि मेरा जो प्राइस है ना प्रोडक्ट का वो सबसे कम होना चाहिए, है ना। उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहा है ना, ब्रांड से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है कि यार मेरे से सस्ता प्राइस दो, मेरे से सस्ता प्राइस चार्ज करो, मेरे को जो उसका तुम प्राइस मेरे से चार्ज कर रहे हो ना वो सस्ता रखो, है ना। प्रोडक्ट का जो भी मैं प्रोडक्ट कमोडिटी खरीद रहा हूँ ना तुमसे, उसका प्राइस सस्ता रखो, मैं खुश हूँ, मेरे को ब्रांड वैंड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनरली जब ऐसी सिचुएशन रहती है तो वहाँ पे आपके लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है अपनाना जो है वहाँ पे फ़ायदेमंद रहता है। A successful cost leadership strategy usually permeates the entire firm as evidenced by high efficiency। आपका जब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। आपके जो ओवरहेड्स के कॉस्ट वगैरह, जो भी आपके ओवरहेड्स के खर्चे रहते हैं, जो भी मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, रेंट का खर्चा, है ना, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, बाकी सारे जितने भी खर्चे होते हैं, है ना, फ्यूल का खर्चा, ये सारे जो भी आपके ओवरहेड्स के खर्चे होते हैं ना, वो जो है कहीं ना कहीं आपके कम हो जाते। अपन ने ऊपर भी देखा कि जब अपन अपनी कॉस्ट जो है कम रखनी है, ये जो बाकी जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ है, प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ये जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे अपने को कॉस्ट कम से कम रखना है ना, तभी जाकर के अपन जो है सामने कस्टमर को जो है कम प्राइस जो है ऑफर कर पाएंगे, जब अपने को उसको बनाने का कॉस्ट कम लग रहा रहेगा, है ना। तो हमारी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमको जो है ज़्यादा जो है अच्छे से काम करना पड़ता है, ज़्यादा स्पीड अपने को जो है स्पीड के साथ काम करना पड़ता है, एफिशिएंसी अपनी जो है हाई हो जाती है, ओवरहेड्स के कॉस्ट अपने कम हो जाते हैं। ये अपने अपन देख रहे हैं बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने को जो है, मतलब बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, या फिर अपन कब ऐसा देख सकते, कब अपन जो है मतलब कैसे अपन ये देखेंगे कि अपनी जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपन ने जो है अपनाई है वो सक्सेसफुल हो रही है ना। कब अपने को ये पता लगेगा कि अपना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो अपन कॉस्ट लीडर बनना चाह रहे वो अपन कब उसके अंदर सक्सेसफुल रहेंगे, तो जब अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, ओवरहेड कॉस्ट कम रहेंगे, है ना। अपन जो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनको अपने को परक्यूसिट्स वगैरह देने रहते, अपन सैलरी में पढ़ के आते इनकम टैक्स के अंदर, तो वहाँ पे परक्यूसिट्स वगैरह अपन लिमिटेड दे रहे, रिवॉर्ड्स वगैरह लिमिटेड दे रहे, ऐसे नहीं अपन भर भर के सबको परक्यूसिट्स बांट रहे, नहीं तो उधर ही अपनी आधी कॉस्ट निकल जाएगी। तो अपन परक्यूसिट्स जो है लिमिटेड दे रहे, है ना। अपन जो है वेस्ट को जो है कम रख रहे, वेस्ट को जो है बिल्कुल भी अपन टॉलरेट नहीं कर रहे, वेस्ट अपने को कम से कम रखना है। उसके बाद सर अपन जो है क्या कर रहे हैं, अपना जो है अच्छे से अपन बजट्स वगैरह बना रहे, और जो बजट्स अपन ने बनाया उसके अकॉर्डिंगली अपन खर्चा कर रहे, अपना कंट्रोल जो है सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिवॉर्ड्स लिंक टू कॉस्ट कंटेनमेंट, जो भी हमारे लिए कॉस्ट को कम करेगा उसको अपन रिवॉर्ड देंगे, है ना। कोई भी तुम कॉस्ट सेविंग टेक्निक लेकर के आते हो, कोई भी कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी तुम लोग इंट्रोड्यूस करते हो, तो हम तुमको रिवॉर्ड्स देंगे, ऐसी तुमने पॉलिसी बना के रखी है। ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सारे एम्प्लॉय लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे, है ना, तब आप बोल सकते हो कि आपकी जो कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है ना। जब ये सारे पैरामीटर्स आपके क्लिक करेंगे ना, ये सारे पैरामीटर्स आपके फुलफिल हो जाएंगे ना, कि भाई आपकी इफिशिएंसी आ रही है, ओवरहेड कॉस्ट कम है, पर्क्स लिमिटेड दे रहे हो, आपने पॉलिसीज बना के रखी है कि भाई तुम लोग कॉस्ट सेव करोगे तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, छोटा मोटा कोई, है ना, छुट्टी वुट्टी मिल जाएगी अगर तुम कॉस्ट सेविंग में हमारी मदद करते हो, कोई कॉस्ट सेविंग टेक्निक लेकर के आते हो, तुमको बाहर थोड़ा घूमने भेज देंगे, रिफ्रेशमेंट कोर्सेज ऑफर करेंगे, तो कुछ तुमने ऐसी पॉलिसीज बना के रखी है, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है तुम्हारे लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कम रह रहा है, एफिशिएंसी ज़्यादा दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रैटेजी तुम लो कॉस्ट लीडर बनना चाह रहे हो वो तुम बन रहे हो, धीरे धीरे तुम बन रहे हो,
है ना। सम रिस्क ऑफ परस्यूइंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कुछ रिस्क भी है इस स्ट्रैटेजी के। जब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की तरफ आप जाते हो और कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करते हो तो कुछ रिस्क भी यहाँ पे होते हैं। सम रिस्क आपके जो है अपन ने यहाँ पे बताए हुए, जैसे कि सबसे पहला रिस्क आता है दैट कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द स्ट्रैटेजी, है ना। आपका कॉम्पिटिटर देखेगा कि भाई यार ये जो है सस्ते दाम में प्रोडक्ट को बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, तो यार इधर इसने जो है अपनी ये जो कॉस्ट है, जो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पहले इसको लग रही थी, डिफरेंशिएशन पहले करने की कोशिश कर रहा था, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा था, तो उस चक्कर में इसको कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और सही तरीके से इसका प्रोडक्ट बिक भी नहीं रहा था। तो अब इसने क्या कर दिया, वो जो डिफरेंशिएशन के लिए वो बाकी एक्स्ट्रा टेक्निक्स वगैरह यूज़ करता था, एक्स्ट्रा जो प्रोसेस उसने जो है डाल रखे थे फालतू के, वो उसने एलिमिनेट कर दिया, अपनी कॉस्ट को कम कर दिया। तो चल मैं भी सेम चीज़ करता हूँ, मैं भी मेरे जो प्रोसेसेज है जो कि मतलब इतने यूज़फुल नहीं है, जिससे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ और मैं भी जो है अपनी कॉस्ट कम करने को देखता हूँ। तो वो भी आपकी जो देखा देखी में क्या करेगा, कॉस्ट लीडर बनने की वो भी कोशिश करेगा। तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रैटेजी है कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रैटेजी है वो कॉपी करने के लिए देखेगा, देयरफॉर ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट्स डाउन। इसकी वजह से क्या होगा, अब सभी जो है कॉस्ट लीडर बनना चाह रहे, सभी सस्ते प्रोडक्ट बनाने चाह रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है ना। आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि सब बोलेंगे अगर कि यार अपन कॉस्ट कम रखेंगे और अपन प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना। आप क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करना है, अब सब लोगों को कॉस्ट कम लग रहा है, तो अभी अपन कैसे अपना प्रोडक्ट सामने मार्केट के अंदर सब सस्ता दे पाएंगे। पहले मार्केट के अंदर अपन इसी अपने वॉच के एग्जांपल कंटिन्यू करते, पहले मार्केट के अंदर 180 रुपीज़ की वॉच बन रही थी, मेरी वॉच बन रही थी 150 के अंदर। अभी सारे लोगों की वॉच बन रही है 150 के अंदर, है ना। मैं बेच रहा था कितने पे, 150 की वॉच बना करके 180 पे बेच रहा था। सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, 150 की वॉच बना रहे और 170 पे बेच रहे। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को भी 160 पे लेकर आना पड़ेगा मेरे प्राइस को, तभी मेरी वॉचेस जो है ज़्यादा बिकेगी, है ना। तो समझ रहे हो, कॉस्ट तो एक लिमिट पे आके हमारा रुक गया, कॉस्ट तो हम लोग ला करके एकदम लास्ट लेवल 150 तक लेके जा सकते थे, लेकर आ गए, है ना। ऊपर अभी हम किस पे खेल रहे, प्रॉफिट पे खेल रहे। अभी हम लोग प्रॉफिट पे खेल रहे, पहले 180 था मेरा प्रॉफिट, मार्केट के अंदर सबने मेरे को देखा करके यार ये तो 150 में प्रोडक्ट बना रहा है, 180 में बेच रहा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा कॉस्ट भी कम, चल हम भी 150 हमारा कॉस्ट करते। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी और मेरे जैसे कॉपी करना शुरू कर दिया, 180 पे वो भी अपने प्राइस को लेकर के आ गए। फिर मेरे को अभी उनके साथ कम्पीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को थोड़ा गिराना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट को तो अभी गिरा नहीं सकता। 30 रुपये का ऊपर का मार्जिन किसने पकड़ के रखा है, प्रॉफिट ने पकड़ के रखा है। तो मैं धीरे धीरे अभी प्रॉफिट कम करूँगा, धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, अभी प्रॉफिट कम करूँगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बाकी भी तो लोग देखेंगे ना, यार ये प्रॉफिट कम कर रहा है, लोग इसके पास ज़्यादा जा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा प्राइस हमारा कम करना पड़ेगा। प्राइस कम कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट को कम करके कर पाएंगे, तो वो लोग भी प्राइस कम करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है ना वो भी गिर जाएगा, है ना। तो ये इसका एक रिस्क है कि यार लोग इमिटेट करेंगे, इमिटेट करके क्या होगा, प्राइस जो अपना प्राइस है वो कम रखेंगे, और प्राइस अभी कॉस्ट तो कम कर ली, अब प्राइस कैसे कम कर रहे हैं, बाकी प्रॉफिट को काट के, है ना। तो हमारी इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट है, इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन द इंडस्ट्री में मेक दिस स्ट्रैटेजी इनफेक्टिव। क्या होता है ना सर, आज की डेट में अपन देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है नया नया टेक्नोलॉजी जो है डेली बेसिस पे आ रहा है, एआई आ रहा है, सारा चीज़ ऑटोमेट हो रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। अब बीइंग अ कॉस्ट लीडर, आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो, तो आप जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा स्पेंड करना शुरू कर दोगे, यार जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है मेरे को तो मेरे बिजनेस के अंदर चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर अच्छा खासा पैसा पे करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारा मोटो क्या है कि अपने को कॉस्ट कम से कम रखना है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगा, है ना। माना कॉस्ट बचेगा अभी, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए तुमको पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। और जब तुम इनिशियल में पैसा लगाओगे तो प्राइस बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी तुम्हारी, है ना। हाँ, हो सकता है लॉन्ग रन में तुमको जाके बेनिफिट मिले, बट अभी क्या, हमको तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बेनिफिट आज चाहिए ना। तो आज तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको टेक्नोलॉजी पे तुम बार बार इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बार तुमने इन्वेस्ट कर लिया, जैसे ही तुमने आज इन्वेस्ट किया, कल तुमको पता लगेगा और एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, परसों तुमको पता लगेगा उससे ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो तुम बार बार जो है ये चेंजेस नहीं कर पाओगे, है ना, बार बार तुम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। एक बार कर लिया, उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हो रहे तुमको उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा। जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आपका मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, फिर तुमको उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। बार बार पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर तो कॉस्ट तो तुम्हारी बढ़ गई। कहाँ तुम कॉस्ट लीडर बन के रह जाओगे, है ना। कॉस्ट लीडर तुम बन ही नहीं पाओगे, फिर कॉस्ट तुम्हारी हाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आते हैं हमारे, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है रिस्क लेकर के आती है ना। हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन आता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए, है ना। ये अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है रिस्क वाला बात होता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाला पार्ट होता है।
और दैट बायर्स इंटरेस्ट में स्विंग टू ओवर डिफरेंशिएशन फीचर्स बिसाइड प्राइस। हो सकता है यार बायर का अपना जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो भी बदलता रहता है, आए दिन उसको जो नए नए ट्रेंड्स जो है आज की डेट में निकल रहे है ना। तो हो सकता है कि यार कोई ट्रेंड निकला और अभी उसको जो है प्राइस के बदले वो वैल्यू को देखना शुरू कर रहा है। कभी भी हो सकता है ना ऐसा है कि बायर बोल रहा है करके यार मेरे को अभी सस्ता नहीं चाहिए, अब मेरे को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्रांडेड आइटम लूँगा, है ना। उसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। अपन इकोनॉमिक्स पे पढ़ के आते हैं, जो भी बच्चे अभी फाउंडेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ के आ रहे होंगे, है ना, या फिर कभी ना कभी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि यार जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो वो थोड़ा सा जो है अपना जो है थोड़ा सा स्पेंड भी करना ज़्यादा लगता है ना। जैसे अपनी थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो थोड़ा अपन ब्रांडेड आइटम कंज्यूम करना शुरू करते हैं, कि थोड़ा सा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते है ना। तो वहाँ पर जो है वो अभी क्या देख रहा है, वो अभी देख रहा है ब्रांड, वो अभी देख रहा है वैल्यू। तो वहाँ पर फिर वो इसका फिर वो प्राइस को नहीं देख रहा है। तो वो भी अपने लिए खतरा है कि यार कंज्यूमर ने अपना टेस्ट बदल लिया, अपने प्रेफरेंसेस बदल लिए, और अब उसको जो है प्राइस नहीं, अब उसको वैल्यू चाहिए, अब उसको ब्रांड चाहिए। तो फिर अपने लिए वो भी एक रिस्क है ना। तो मोटा मोटी रिस्क अपने को क्या है सर, आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, जब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हो, तो आपको रिस्क क्या है, सबसे पहला रिस्क ये है कि आपकी वो जो स्ट्रैटेजी आपने चूज़ की है वो कॉपी हो सकती है, इमिटेट हो सकती है। दूसरा सर क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री का वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक लेवल पे कॉस्ट को लेकर आके रख दिया है, उसके नीचे आपका कॉस्ट नहीं जा सकता। उतना कॉस्ट तो मिनिमम आपको लगेगा ही। अब आप ऊपर जो खेल रहे हो प्रॉफिट पे खेल रहे हो, प्रॉफिट कम करके आप जो है प्राइस कम कर रहे हो अपना, है ना। तो प्रॉफिट आपकी इंडस्ट्री की कम हो रही है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, है ना, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो आपके लिए एक रिस्क आ जाता है, क्योंकि आप जो उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अब हर दिन हर बार आपका नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो एक रिस्क है ना। अभी आप उसके बाद आपका जो है अगला रिस्क आ रहा है, वो आ रहा है कि भाई कंज्यूमर ने अपने टेस्ट बदल लिए, प्रेफरेंसेस बदल ली। हाँ, पहले उसको जो है सस्ता प्रोडक्ट चाहिए था, अब उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, अब उसको वैल्यू वाला प्रोडक्ट चाहिए, जिधर उसको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है वो वाला प्रोडक्ट उसको चाहिए, है ना। तो अभी जो है उसने अपने प्रेफरेंसेस बदल लिए, तो वो एक अपने लिए एक रिस्क है अगर वो अपना प्रेफरेंस बदल लेता है। तो ये 3-4 अपने को जो है रिस्क जो है देखने को मिल सकते हैं जब अपन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है चूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे लिए क्वेश्चन आ रहा है, अब 3 जो है क्वेश्चन हमारे पास आने वाले। सबसे पहला कि कब अपन जो है कैसे अपन जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अपना सकते। अगर मैंने ठान लिया कि यार मेरे को कॉस्ट लीडर बनना है, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिस चीज़ों की वजह से मैं कॉस्ट लीडर बन पाऊंगा, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर पाऊंगा। पहले ये कि कैसे मैं अचीव करूंगा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को, पहला ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर अपन एडवांटेजेस देखेंगे उसके, और तीसरा अपन देखेंगे उसके डिसएडवांटेजेस। तो ये 3 क्वेश्चन अभी अपने इसके अंदर आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत बार आया भी हुआ है पिछले, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ तो बहुत बार क्वेश्चन स्ट्रेट अप आ जाता है कि बताओ कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो, या फिर उसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, है ना। स्ट्रेट अप क्वेश्चन आता है, 5-6 पॉइंट है, एकदम छोटे छोटे एक एक लाइन के पॉइंट है, तो आराम से याद भी हो जाते हैं और अपन प्रॉपर इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। हेलो सर, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कैसे आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हो, है ना। अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है, अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप उसको अचीव कर पाओगे। टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलोइंग एक्शंस कुड बी टेकन। कुछ एक्शंस जो कि आपको लेने पड़ेंगे, उससे आप जो है आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को आप अचीव कर सकते हो। सबसे पहला आपको जो है प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी डिमांड की। आपको ये पता करना पड़ेगा कि यार मेरी डिमांड कितनी आएगी। अगर मैं वॉचेस बना रहा हूँ तो मैं ऐसे तो ना है कि भाई एक कस्टमर आएगा, वो मेरे को ऑर्डर देगा, मैं वॉच बनाऊंगा, उसको डिलीवर करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, मेरे को फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि यार मेरी वॉच की जो डिमांड है वो कितनी आ सकती है ना। तो मेरे को ये पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूँ, कितने आइटम मैं इसके, कितने नंबर ऑफ आइटम मैं मैन्युफैक्चर करूँ। वॉच मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, सेम वॉच बनाता हूँ, ऐसे कितने पीसेस में मैन्युफैक्चर करूँ, कितने बैचेस में मैं जो है उनको मैन्युफैक्चर करूँ। मेरे को ये सारी चीज़ें जो है जाननी पड़ेंगी। उसके लिए मेरे को जो है एक डिमांड, एक नंबर मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि यार इतना नंबर है, इतना नंबर मेरे को जो है गुड्स का जो है बना करके रेडी रखने पड़ेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतनी जो डिमांड मेरे को आएगी, तो वो कितना फिगर, वो कितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट करते हो आपको डिमांड आएगी, ये आपको जो है यहाँ पे एस्टिमेट करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको आपका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अचीव करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड की प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। डिमांड की प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी आएगी। उस हिसाब से आप आपका प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस हिसाब से आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन कैसे करना है वो पूरा प्लान कर पाओगे। अपन ने ऊपर देखा कि अपना जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो
अपने को कम से कम रखना है। तो उसके लिए अपने को जो है क्या करना पड़ेगा, एक नंबर अपने को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि यार इतना नंबर ऑफ डिमांड अपने को आ सकता है, तो इतना इतना अपने को जो है गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अपन कुछ भी वेस्टेज नहीं होना देना चाहते, तो अपने को अच्छे से जो है अपने को जो है एक सफिशिएंट मार्जिन लेकर के चलना है यार, सेफ्टी मार्जिन लेकर के अपने को चलना है कि यार इतना तो अपने को गुड्स बनाना पड़ेगा, तो इतने गुड्स अपने बिके जा सकते हैं, है ना। तो वो उस हिसाब से अपने को जो है अपने डिमांड को फोकास्ट करना है, प्रॉम्प्ट फोकास्टिंग करना है डिमांड को सबसे पहले, है ना। आपके प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी आपको जो है प्रॉम्प्ट फोकास्टिंग करनी है आपकी डिमांड की, है ना। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है सर, आपके जो भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ये तो अपन कॉमन पॉइंट है, बहुत टाइम से अपन सुनते आ रहे हैं, मतलब बचपन से सुना रहेगा तुमने कि अगर आपको जो है कॉस्ट को बचाना है, कॉस्ट को तुमको कम रखना है, तो अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो आपके रिसोर्सेज का। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है। तीसरा, अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर भी अपन ने जो है बातचीत की हुई है कि ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करो, उससे पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारा कम होगा, और वो चीज़ अपने को अचीव करनी है कि ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करना है, पर यूनिट कॉस्ट कम रखना है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने डिमांड को प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग किया, दूसरा अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन किया, और तीसरा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट अगर तुम देखोगे ना, तो चौथे पॉइंट पे तुमको देखने को मिलेगा स्टैंडर्डाइजेशन। चौथे पॉइंट पे तुमको देखने को मिलेगा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या सर, आपका जो भी प्रोसेस है ना वो एक जैसा होना चाहिए। अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया मैकडोनल्ड्स का, ऊपर मैंने तुमको बोला था ना मैकडोनल्ड्स का लोगो है, वो थोड़ा लोगो नीचे आना चाहिए, लेकिन वो लोगो ऊपर चलेगा। इधर देखो बीच में अपन ने लोगो डाला हुआ है मैकडोनल्ड्स का, है, तो ये नीचे आना चाहिए लेकिन ऊपर चलेगा। सीन ऐसा है सर मैकडोनल्ड्स के अंदर, मैं तुमको स्टैंडर्डाइजेशन का ये देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली मतलब आपका जो है एक ही प्रोसेस है, वो एक ही प्रोसेस आपने सेट करके रखा हुआ है। अब जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स के अंदर जाते हो, तो मैकडोनल्ड्स के अंदर जो मैकडोनल्ड्स का बन है वो एक जैसा ही है ना। आप कहीं पे भी कौन से भी मैकडोनल्ड्स के अंदर जाओ, बन में कोई डिफरेंस नहीं है, बन एक तरीके का ही आपको मिलेगा, है ना। आप कोई भी बर्गर चूज कर लो, बन आपको सेम साइज का मिलता है, सेम आपको क्वालिटी का बन मिलता है, तो बन में कोई डिफरेंस नहीं होता है उनके। तो जो बन होता है इसके बीच में आप जो है फिर आपका सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह फिलअप करते हो, और वो जो बन होता है ना, लेकिन ऊपर का और नीचे का बन वो जो है सेम रहता है। आप कोई भी मैकडोनल्ड्स पे जाओ, किधर भी जाओ, आपको वो बन सेम मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज उसका जो है एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बना के रखा है कि यार हर मैकडोनल्ड्स के अंदर यही क्वालिटी का, यही तरीके का, यही टाइप का, यही साइज का बन जो है सप्लाई होएगा। हाँ, हो सकता है एक आधा इसका एक्सेप्शन हो, जैसे कि अभी महाराजा मैक का बर्गर आप ले लेते हो, तो महाराजा मैक के बर्गर का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उसका बन का साइज भी शायद थोड़ा बड़ा रहेगा। तो एक दो ऐसे उनका जो भी पूरा मेन्यू रहेगा उसके अंदर एक दो बर्गर ऐसे होंगे जिनके अंदर थोड़ा सा साइज़ का वेरियंस आए, है ना, तो वहाँ पे उनके लिए अलग बन यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बर्गर्स आ रहे रहेंगे ना उनके मेन्यू के अंदर, उसमें एक ही तरीके का बन यूज़ किया जा रहा होगा, है ना। और अगर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर बनाने का प्रोसेस भी देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम है ना। आप कोई भी बर्गर उठा लो उनके मेन्यू से, बस उसके अंदर की टिक्की चेंज होगी, लेकिन वो टिक्की को तो उस बन के अंदर ही प्लेस करना है ना। उसके ऊपर जो भी सॉसेस होगी, एक आधी सॉस नीचे ऊपर होगी, लेकिन सॉसेस उसके ऊपर ही जाएगी। मेन कुछ कॉमन सॉसेस रहेगी, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा सॉसेस रहेगी जो भी बर्गर आपने सेलेक्ट किया रहेगा उसके हिसाब से, है ना। ओनियन, टमाटो वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह की क्वांटिटी बस वेरी होगी कि अगर आपने महंगा बर्गर लिया तो उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी दे देंगे आपको उसकी वेजिटेबल्स की, सस्ता बर्गर लिया तो कम क्वांटिटी देंगे आपको उसकी, है ना। तो प्रोसेस उन्होंने स्टैंडर्डाइज बना के रखा हुआ है कि यार आपके जो है ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, बन तो सारे सब आपको सेम बन मिलेगा आपको, और प्रोसेस उन्होंने स्टैंडर्डाइज बना के रखा है कि यार आपकी टिक्की अलग अलग है, लेकिन टिक्की प्लेस तो उसी बन में होने वाली है ना, टेक्निक थोड़ा ना बदल रही है। आपने ऑलरेडी टिक्की को प्रिपेयर करके रख दिया रहेगा कि आपने आपने डिमांड को एस्टिमेट किया रहेगा कि भाई आपको पता रहेगा ना कि यार मैकडोनल्ड्स के अंदर डेली अपना इतने का सेल होता है, तो आपने रात को टिक्की बना करके रख दी रहेगी। सुबह बस आपको जैसे ही ऑर्डर आ रहा है, फ्राई करके उसको बन के अंदर स्टफ करके सॉसेस डाल के देना है ना। तो आपका एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया ना ये, कि यार अपन ने टिक्कियाँ बना के रख दी है ना। टिक्कियाँ अपन ने रात में अब उनका प्लानिंग कैसे होता रहेगा, रात में जैसे उन्होंने स्टोर क्लोज किया, उन्होंने देखा रहेगा भाई आज के दिन में सेल कितनी हुई है, इससे पिछले दिन में सेल कितनी हुई है, उसके पिछले दिन में सेल कितनी हुई है, 3 दिन के वो लोग सेल ले लेंगे, उस 3 दिन का एवरेज निकाल करके अगले दिन की तैयारी वो करके रख देंगे कि उन्होंने अपने टिक्कियाँ बना करके रख दी, फ्रिज में उसको सेट होने के लिए रख दिया। जैसे ही अगले दिन सुबह ऑर्डर आने शुरू होंगे, वैसे ही वो टिक्की फ्रिज से निकालेंगे, फ्राई करेंगे, बन में स्टफ करेंगे, सॉसेस डालेंगे, दे देंगे। समझ रहे हो, तो प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया ना यार। बस टिक्की लेनी है, फ्राई करना है, बन में डालना है, सॉस डाली, दे दी पैक करके, है ना। तो कुछ इसके अंदर कुछ अलग, इसके अंदर कुछ अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो चुका है, एक जैसा प्रोसेस है। टिक्की निकालो, फ्राई करो, बन में डालो, सॉसेज डालो, पैक करो, उसको दे दो,
खत्म हो गया, है ना। अभी कोको कोला उसको जो है सर्व करना है, तो कोको कोला का क्या प्रोसेस है, मशीन लगी हुई है, उधर कोको कोला का बटन बटन दबाओ और मशीन अपने आप उस गिलास को भर देगी, गिलास को लो, ट्रे में रखो, उसको सर्व करो, है ना। तो प्रोसेस पूरा स्टैंडर्डाइज हो चुका है ना, एक जैसे का प्रोसेस है। आप अगर मैं उससे बोलूँगा अगर कि भाई मेरे को एक एक्स बर्गर दे दे, है ना, आप जाके बोलते हो मेरे को वाई बर्गर दे दे, तो एक्स और वाई बर्गर की पैटी अलग अलग रहेगी, जो कि उसने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी रहेगी, बस उसको फ्राई करना है, उसको बस उसको उसको फ्राई करना है, फ्रिज में उसने बना करके रखी रहेगी, पहले ही उसने अपने डिमांड को एस्टिमेट करके रखा हुआ रहेगा, है ना। हो सकता है कहीं उसके पास जो है डिमांड ज़्यादा आ जाए, तो उसको थोड़ा सा टाइम रुक करके वहाँ पर प्रिपरेशन अलग से करनी पड़े। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, इनके अंदर जो इनकी डिमांड की फोरकास्टिंग रहती है वो इनको अच्छे से पता रहता है। ये लोग इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग एवरेज वैवरेज निकाल के सही से बराबर से प्रिपरेशन करके रखते हैं। और अगर आपको दिख रहा है कि यार शाम होने को आई है और अभी जो अपना जितना भी अपन ने स्टॉक बना करके रखा था, अपन ने डिमांड जितनी भी प्रिडिक्ट की थी उसके हिसाब से जो अपन ने स्टॉक रेडी करके रखा था, वो धीरे धीरे अभी खत्म होने आ रहा है, अभी तो अभी तक और भी आधा दिन बचा हुआ है ना। तो फिर वो लोग फिर साइमल्टेनियसली साइड में अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया हुआ रहता है डिमांड का, वो उतना ही उनके पास जो है डिमांड आता है और उतना ही वो लोग माल बेचते हैं। कभी किसी ओकेजन के ऊपर कम ज़्यादा सेल उनका शायद हो जाता रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितना डिमांड वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, बराबर प्रिडिक्ट करते हैं, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हो, है ना। उसके बाद आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो आपके रिसोर्सेज का। तीसरा, आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर रहे हो, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, जिससे आपका पर यूनिट कॉस्ट कम रहता है। तीसरा, चौथा, आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो। आपका जो भी प्रोसेस है ना, जो भी आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, वो आपने स्टैंडर्डाइज करके रखा है। रात में डिमांड को एस्टिमेट करो। आज आपका दिन खत्म हुआ मैकडोनल्ड्स का, रात में उन्होंने शटर क्लोज किया, अपने जो भी सिस्टम वगैरह रहेंगे उसके ऊपर उन्होंने एक डिमांड को एस्टिमेट किया, टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर के आप टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दो, फ्रीज़र में उसको सेट होने के लिए रख दिया आपने फ्रिज में। जैसे ही ऑर्डर आया, फ्रिज से टिक्की निकाली, फ्राई किया, बन तो सेम ही है, उसके अंदर रखा, सॉसेज डाली, पैक किया, सर्व किया, है ना। तो सेम उन्होंने इसमें उनका यही प्रोसेस जो है रिपीट होना है। तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया, सभी लोगों को यही फॉलो करना है ना। एक उन्होंने स्टैंडर्ड अपना प्रोसेस सेट कर लिया, बस टिक्की अलग है और कुछ नहीं है, प्रोसेस सेम ही है। फ्राई होना है, फ्राई होके बन में जाना है, बन तो सेम ही है ना। तो वो आपको जो है यहाँ पे बात समझना है। एक आधा बर्गर, दो खाद बर्गर जो वैरायटी वो लोग ऑफर कर रहे रहेंगे अपने मेन्यू के अंदर, उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरिएंस आ सकता है कि एक हाथ बर्गर छोटा हो, एक हाथ बड़ा बर्गर हो, तो वहाँ पे जो है आपके जो टिक्की का साइज़ या फिर बन का साइज़ थोड़ा सा वेरी कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केस में मेन्यू में जितने भी बर्गर्स रहते हैं वो सिमिलर टाइप के रहते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है स्टैंडर्डाइज रहता है ना। तो वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता है और उससे आप आपके कॉस्ट को कम रख सकते हो, है ना। हर जगह एक ही टाइप का बन सप्लाई हो रहा है, टिक्की को बनाने का प्रोसेस सेम है। अब आप अगर आप जो है मैकालू टिक्की, जैसे कि उनका फेमस है काफ़ी मैकालू टिक्की, तो आप मुंबई में जाके खरीदो, तो या फिर कोई भी किधर और जाकर के मैकालू टिक्की खरीदो, कोई भी और रीजन में जाकर के आप मैकालू टिक्की खरीदो, तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर टेस्ट देखने को मिलेगा, सेम टेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका एक रेसिपी स्टैंडर्डाइज रेसिपी है, इधर भी वही रेसिपी फॉलो हो रहा है, उधर भी वही रेसिपी फॉलो हो रहा है, इधर जो बन मिल रहा है वही उधर बन मिल रहा है ना। तो आपको टेस्ट सिमिलर करेगा, सेम करेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, हो सकता है एक आधा मसाला, एक आधा स्पाइस उन्होंने नीचे ऊपर किया हो उस पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके टेस्ट के हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ द टाइप आपका जो है प्रोसेस स्टैंडर्डाइज रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए अपन ने जो है मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो 4 पॉइंट अपन ने देखे, जिन 4 पॉइंट्स को जैसे अपन फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो अपन कॉस्ट बेसिस स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर सकते हैं। और 2 पॉइंट इसके अंदर बचते हैं, सबसे उसके अंदर आपका 5वां पॉइंट ये आ रहा है, अगला पॉइंट ये आ रहा है, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। ऐसे टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्ट करो जो कि आपके लिए पैसे को बचाए, है ना, जो कि आपका लाइट बिल कम है, जो कि इतना लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना करे, जो इतना फ्यूल कंज्यूम ना करे, तो ओवरऑल आपका एक्सपेंस कम हो रहा है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करो जो कि आपका कॉस्ट बचाएगी, ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करो जो कि आपका कॉस्ट बढ़ाएगी। याद रखना, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर अपने को इन्वेस्ट करना है, और ये अपने को बार बार रिपीटेटिवली नहीं करना है कि आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अपन इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उसके अंदर, नहीं। एक आधी ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढो, है ना, जिसको आप जो है लंबे समय तक यूज़ करोगे और जो कि आपके लिए अच्छे खासे टाइम तक कॉस्ट बचाएगी भी, और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो, है ना। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है इन्वेस्ट करना है, और आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। हर बार आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जैसे जैसे मार्केट के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको जो है बार बार इन्वेस्ट करते नहीं रहना है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी उठाओ जो कि आपको लगती है आपके लिए अच्छे टाइम तक कॉस्ट सेव कर सकती है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, और उसके बेनिफिट्स आप जो है कॉस्ट सेविंग्स के थ्रू जो है अपना सकते हो। तो यहाँ पे 5 पॉइंट अपन ने देखा। पहले आप डिमांड को जो है प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करो, उसके बाद आप रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को जो है अचीव करो, यानी कि ज़्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करो, उससे आपको जो है पर यूनिट कॉस्ट आपको कम देखने को मिलेगा। तीसरा, आप आपके सारे प्रोडक्ट के जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे
उसका स्टैंडर्डाइज करो, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करो। उसके बाद आप क्या करो, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करो। और लास्ट डिफरेंशिएशन को रजिस्ट करो, यानी कि डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करना है, यूनिकनेस के पीछे मत जाओ, वैल्यू के पीछे मत जाओ। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसके अंदर आपकी कॉस्ट कम रहे, है ना, भले उसके अंदर 2-4 फीचर्स कम रहेंगे एज कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन वाला कंपटीटर जो कि डिफरेंशिएशन अपना के रखा है, जिसने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपना के रखा है, जो कि यूनिक चीज़ें ऑफर कर रहा है। आप यूनिक चीज़ें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की तरफ मत जाओ, क्योंकि उस तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो अपने को चाहिए नहीं, अपने को कॉस्ट को कम रखना है। तो ये डिफरेंशिएशन वगैरह के जो भी चोचले, यहाँ पे अपने को जो है ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं है। बेसिक फीचर्स के साथ लेकर के आओ, जितना बेसिक फीचर्स जितना ज़रूरी है उतने ज़रूरी फीचर्स उसको दो और अपना काम निपटाओ। बिकॉज आपको जो है आपका कॉस्ट जो है कम रखना है ना। डिफरेंशिएशन वगैरह करोगे, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे इन्वेस्ट करते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो उससे अपना जो गोल है, उससे जो अपने को अपना मोटो है कि अपने को कॉस्ट लीडर बनना है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को अपनाना है, वो अपन कर नहीं पाएंगे। कॉस्ट अपनी कम रहेगी नहीं, अननेसेसरी बढ़ते जाएगी। तो वो चीज़ अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। इससे डिफरेंशिएशन को रजिस्ट करो, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करना है अपने को। तो अपन ने यहाँ पे कितने पॉइंट देखे, तो मेरे ख्याल से 6 पॉइंट अपन ने यहाँ पे देखे हुए। ये 6 पॉइंट को अगर आप जो है सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉम्प्ट फोकास्ट करो, प्रॉम्प्ट फोकास्टिंग करो डिमांड का। दूसरा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। तीसरा, इकोनॉमिक स्केल अचीव करो। चौथा, स्टैंडर्डाइजेशन सेट करो अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लेकर के आओ। पांचवा, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करो। और छठा, डिफरेंशिएशन को रजिस्ट करो, यानी कि डिफरेंशिएशन बिल्कुल अपने को करना नहीं है। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट लीडर अपने को कैसे बनना है ये अपन समझ चुके रहेंगे। ये सारे जो 6 पॉइंट्स अपन ने देखे इनको अपने को फॉलो करना है, तो अपन आराम से कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर लेंगे सर। अब अपन आ जाते हैं आगे सर। अपने को अभी जो अपना नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है वो ये देखना है सर, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस क्या है। कि अगर अपन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो अपने को एडवांटेजेस उसके क्या रहेंगे, क्या बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे। बेनिफिट्स अपन ने मोटा मोटी अगर देखोगे तो ऊपर भी देखा है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, ओवरहेड का कॉस्ट कम रहेगा, तो प्रॉफिट भी अपना जो है अच्छा खासा अपन जो है मेंटेन करके चल सकते। ये मोटा मोटी अपने को बेनिफिट पता है, लेकिन अपने को जो है स्पेसिफिकली एडवांटेजेस जानना है कि यार अपने को जो है अपनी राइवलरी, जो अपने कंपटीटर है वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, अपने बायर्स जो है बायर्स के टर्म्स में अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा, सप्लायर्स के टर्म्स में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अपने को स्पेसिफिक जो है यहाँ पे जो है रहना है, स्पेसिफिकली अपने को देखना है कि राइवलरी में क्या एडवांटेज है, बायर्स के टर्म्स में अगर देखें तो क्या एडवांटेज है, सप्लायर्स के टर्म्स में अगर अपन देखें तो क्या एडवांटेज है, या फिर आप क्या जो है अलग अलग जो आपके लोग रहेंगे उनके हिसाब से अपने को ये देखना है क्या एडवांटेज अपने को वहाँ पे मिल रहा है ना। तो स्पेसिफिक रह करके अपने को जो है देखना है। ऊपर से अपन ये नहीं बोल सकते कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट भी अपन जो है अच्छा खासा चार्ज कर पाएंगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, स्पेसिफिक चीज़ों में अपने को जो है यहाँ पे एडवांटेजेस जो है देखने हैं। तो आइए देखते हैं सर अपन सबसे पहला एडवांटेज क्या मिल रहा है। और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विथ राइवलरी, न्यू एंट्रेंस, सप्लायर पावर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड बायर पावर। समझेंगे कैसे, एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले राइवलरी के टर्म्स में बात करते हैं कि आपने को एडवांटेज होने वाला है। कंपटीटर्स आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स इवन आफ्टर कंपटीटर्स कम्पीट अवे देयर प्रॉफिट्स। सर सिंपल सी बात है, अगर आप जो है क्या कर रहे हो, प्राइस वॉर कर रहे हो, है ना, अगर आप प्राइस वॉर कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल एक ऐसी फर्म है जो कि डिफरेंशिएशन कर रही है ना, जो कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपना कर बैठी है, और एक ऐसी फर्म है जो कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बना करके बैठी है। आप जो है बना रहे हो स्मार्ट वॉच, आप जो बना रहे हो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेकिन आपको लग रहा है कॉस्ट उसके लिए ज़्यादा, है ना। आप देख रहे हो करके मेरा जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो सबसे कम लग रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट की सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे प्रोडक्ट की प्रॉफिट भी मैं जो है अच्छा खासा कमा पा रहा हूँ उसके ऊपर, है ना। तो आप जो है मेरे साथ प्राइस वॉर करने आ रहे हो, आप जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा रहे हो, है ना। मैं भी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम करूँगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपकी वॉच जो है 200 रुपये में बिकती है, मेरी वॉच 180 रुपीज़ में बिकती है ना। आपको बनाने के लिए लगता है 180 रुपीज़, मेरे को बनाने के लिए लगता है कितना, मेरे को बनाने के लिए लगता है 150 रुपीज़। आपने आपके प्रोडक्ट का 200 से प्राइस करके 180 पे कर दिया, है ना। 200 से प्राइस करके आपने 180 पे कर दिया। आप एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस के इसमें बेच रहे हो, आप एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, भाव टू भाव पे माल बेच रहे हो। 180 में बना रहे हो, 180 में आप बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मेरे से कम्पीट करना है। अब मैं तो तेरा कॉस्ट लीडर, मैं तो ठहरा कॉस्ट लीडर, मेरे को तो 150 लग रहा है, मेरे को तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मैंने कहा अच्छा तेरे को 180 बेचना है, चल ठीक है, मैं मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस 170 कर देता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे अरे ये लॉस में कैसे माल को बेच रहा है, ये लॉस में कैसे माल को बेच रहा है, 180 पे 180 लगता है बनने का, ये तो 170 बेच रहा है, छोड़ बेचने से, मेरे को क्या है, इसका ही लॉस होगा। बट उसको ये बात पता नहीं है कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, मेरे को तो बनाने के लिए 150 रुपीज़ लगते हैं, है ना। तो ऐसे आप आपके राइवलरी को हरा सकते हो, आपके कंपटीटर को हरा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा यार कि वो डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो ज़्यादा प्राइस कम नहीं कर पा रहा है। अब वो मेरे साथ किस पॉइंट पर आ चुका है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले पॉइंट पर आ चुका है। अब उसको लग रहा है कि मैं 180 से प्राइस हलाऊंगा,
180 से प्राइस है, 180 से प्राइस हटाऊंगा तो उसको लग रहा है कि मैं लॉस में हूँ, लेकिन मेरे को तो 150 रुपीज़ लगता है बनाने का, मेरे को तो 150 रुपये लगता है, मैं तो स्टिल 20 रुपये प्रॉफिट में हूँ। जितना उसका पुराना प्रॉफिट था उतना मेरा अभी का प्रॉफिट है, उससे 10 रुपये शायद मैंने प्रॉफिट का कम कर लिया हो, लेकिन स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, वो 180 से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 180 से नीचे वो आया तो वो लॉस में जाएगा, मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, मैं तो स्टिल प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मेरे को तो 150 रुपये लगता है बनाने का। समझ रहे हो? तो इस एग्जाम्पल की मदद से अपन ये समझ रहे हैं कि अपन अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे हरा पाएंगे, है ना। लो कॉस्ट लीडरशिप का जो भी बंदा लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जिस भी बंदे ने अपनाई हुई है उसको इस तरीके से जो है बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपने कॉम्पिटिटर को जो है हरा सकते हैं। अब आते हैं बायर के टर्म पे। बायर के टर्म्स में बात करते हैं कि बायर के टर्म्स में अपने को कैसे एडवांटेज मिलेगा। पावरफुल बायर्स कस्टमर्स वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडर फर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है ना यार, मैं उसको ऑलरेडी सस्ता प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सेम वॉच उसको बाजू वाली दुकान में 200 रुपये में मिल रही है, मैं उसको 180 रुपीज़ में दे रहा हूँ, है ना। तो वो क्यों मेरे से आके बार्गेनिंग करेगा? वो ऑलरेडी वहाँ पे बार्गेनिंग करके 200 तक पहुँचा था, यहाँ आ रहा है डायरेक्टली मैं उसको 180 में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली आके वो मेरे से खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी उसकी एक्सपेक्टेशन से भी सस्ता दे रहा हूँ। वो सोच के आया था बाजू वाली दुकान में 200 का मिल रहा है, यहाँ पे 190 तक इसको खींच के लाऊंगा, ये तो ऑलरेडी 180 में दे रहा है, ले ले भाई वॉच, क्यों उसके साथ बार्गेनिंग करनी है? तो वो अपने से बार्गेनिंग ही नहीं करेगा, है ना। वो उससे अपने साथ बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो अपने को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है बाजू वाली दुकान पे ज़्यादा महंगे में मिल रहा है, तो अपने यहाँ पे आके क्या बोलेगा? अपने यहाँ पे तो उसको ऑलरेडी अपन सस्ता ही ऑफर कर रहे हैं, चुपचाप ले लेगा, और हमारे को जितना प्रॉफिट चाहिए था हमारे पास उतना प्रॉफिट आ गया। तो बायर है वो हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, है ना। बायर हमारे साथ आके ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनको सस्ता दे रहे, है ना। और वो लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर जो है हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बिकॉज जनरली आता है बाहर आते साथ ही नेगोशिएशन करता है, अपने 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 से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको जो प्राइस बोला वो सामने वाले कंप्यूटर से अपन ने कम प्राइस बोला, तो उसने हमसे ले लिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बायर्स के टर्म्स में अपने को ऐसा एडवांटेज मिलेगा। सप्लायर्स के टर्म में अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा? तो कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू ऑब्जर्व ग्रेटर प्राइस इंक्रीज। सप्लायर ने अगर थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज भी कर दिया ना तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेरे को जो है कॉस्ट लगता था इसको बनाने के लिए, जो मेरे को कॉस्ट लगता था वॉच को बनाने के लिए, जो मेरे को कॉस्ट लगता था वो लगता था 150 रुपीज़, 150 रुपये लगता था, 180 में मैं बेचता था। अब इसका जो रॉ मटेरियल जिस सप्लायर से मैं लेता था ना उसने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, अब उसकी वजह से मेरी कॉस्ट हो गई 160, स्टिल मेरा प्राइस 180 है ना, स्टिल मेरा प्राइस 180 है, मैं स्टिल मेरा प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं कॉस्ट लीडर हूँ, मेरे पास उतना मार्जिन है। तो अगर सप्लायर ने कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ा भी दिया, आपने जिस प्राइस पे मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था वो अगर प्राइस उसने थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया, ठीक है, मैं उसको ऑब्जर्व कर लूँगा, स्टिल मेरा ओवरऑल प्राइस नहीं बढ़ेगा। माना प्रॉफिट कम हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मेरा प्राइस ओवरऑल प्राइस तो नहीं बढ़ा। कस्टमर से पहले भी 180 चार्ज कर रहा था, आज भी 180 चार्ज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो 30 रुपीज़ का मेरे पास मार्जिन था, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन था, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया तेरा प्राइस। तो अगर सप्लायर ने थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा भी दिया, है ना, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आ भी गया, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है ग्रेटर प्राइस ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 30 रुपीज़ का मार्जिन था। यही अगर वो दूसरे बंदे की बात करूँ जिसको 180 रुपये लग रहे हैं बनाने के लिए, सप्लायर ने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, 190 गया, तो उसका प्रॉफिट देखो ना कितना बचा, कुछ भी नहीं, 10 रुपये बच रहा है सिर्फ। मेरे पास तो भी डबल द प्रॉफिट बच रहा है, 20 रुपये बच रहा है जितना उसके पास पहला प्रॉफिट था, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको ये वाला बात समझ में आ रहा होगा कि यार सप्लायर ने अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा भी दिया तो मैं ग्रेटर प्राइस ऑब्जॉर्व कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना मार्जिन रहेगा बीच में ऑब्जॉर्व करने के लिए, ओवरऑल प्राइस में बढ़ाऊंगा नहीं, है ना। तो ये बात अपने को समझना है। उसके एंट्रेंस जो भी अपने न्यू एंट्रेंस रहते, तो वो न्यू एंट्रेंस को अपन कैसे रोक पाएंगे, है ना, उनको भी अपने को रोकना है। तो उनको अगर अपन इस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अपना करके रोक सकते हैं तो अपने लिए फ़ायदा है। कैसे? लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू मेक एंट्री थ्रू देयर कंटिन्यूस फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। हमारा कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम है, हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करके रखा है हमने, हम लोग लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम है। नया बंदा आएगा, छोटा प्रोडक्शन करेगा, कम स्केल पे प्रोडक्शन करेगा, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, कंपीट नहीं कर पाएगा हमारे से। क्यों खरीदेगा तेरा महंगा प्रोडक्ट कस्टमर, है ना, हमारा सस्ता प्रोडक्ट खरीदेगा कस्टमर, प्राइस सेंसिटिव है हमारा कस्टमर, तो है ना। तो ये जो हमारा जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है ये उसके लिए एज अ बैरियर की तरह काम करेगा, है ना। हमारा कॉस्ट कम रखना हमारे प्रोडक्ट के लिए ये उसके लिए एज अ बैरियर काम करेगा नए एंट्रेंट के लिए। तो हमारे लिए अच्छा, नया एंट्रेंट कॉम्पिटिटर घुस नहीं पा रहा मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अपने को ये बेनिफिट मिलने वाला है। लास्ट अपने सब्सटीट्यूट्स के केस में, सब्सटीट्यूट्स के टर्म में अगर अपन बात करें तो अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा? लो कॉस्ट लीडर्स आर मोर लाइकली टू लोअर द कॉस्ट टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन डेवलपिंग सब्सटीट्यूट्स एंड इवन परचेज पेटेंट्स। आपने कोई तो भी ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसका कोई तो भी सब्सटीट्यूट था, है ना। से फॉर एग्जांपल अपने को जो है किसका एग्जांपल लूँ, पनीर और टोफू का एग्जांपल लूँ, तुमको समझेगा। पनीर और टोफू पहले ही अपन ने इसका डिस्कशन किया है कि दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। आप जो है आपकी जो है डेयरी की दुकान थी, पनीर बेचते थे, पनीर से फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये में बेच रहे हो, है ना, पनीर आप किस पे बेच रहे हो? 100 रुपये में बेच रहे हो। बाजू में एक जो है दुकानदार था,
जिसकी डेयरी की दुकान थी, उसने देखा करके यार इधर तो जो है पनीर का सेल काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, चल एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मेरे पनीर को सस्ता करने के बदले एक नया सब्सटीट्यूट लेकर के आ जाता हूँ, है ना, एक नया सब्सटीट्यूट लेकर के आ जाता हूँ। उसने लेकर के आ गया टोफू, वो लेकर के आ गया टोफू, और उसने सीधा हाफ द रेट कर दिया उसका, 50 रुपीज़ में बेचना शुरू कर दिया टोफू को। क्यों? क्योंकि टोफू को उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगता है ना वो कम लगता है। वो टोफू बना था 30 रुपीज़ में था, बेचता 50 में। पनीर को बनाने के लिए उसको 70-80 रुपये का खर्चा करना पड़ता था, बेचता था 100 रुपये के अंदर में। तो आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं बोला कि मैं पनीर बना करके पनीर को सस्ते में बेचता हूँ, नहीं, आपने बोला छोड़ एक काम करता हूँ, सब्सटीट्यूट लेकर के आता हूँ और सब्सटीट्यूट को सस्ते में बेचता हूँ। क्यों? क्योंकि उस सब्सटीट्यूट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि उस सब्सटीट्यूट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट कम लगता है। तो आपने देखा टोफू को बनाने के लिए 30 रुपये लगते हैं, उसको बेच दूंगा 50 रुपये में, फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसको उसका सब्सटीट्यूट है, पनीर का सब्सटीट्यूट है टोफू। तो आप क्या करते हो, आपका प्राइस जो है वहाँ पे कम कर देते हो। सकता है अभी आप हो सकता है ना वो 100 रुपये बेच रहा है, आप सीधा हाफ द रेट में बेचा, आप हो सकता है उसको 80 रुपये में बेचते, लेकिन आपने बोला नहीं यार मेरे को 80 रुपये में नहीं बेचना, मेरे को सीधा हाफ द रेट में बेचना है, मेरे को उसके साथ मतलब उसको मेरे आसपास भी खड़े रहते हुए मेरे को नहीं देखना है ना, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आसपास भी खड़े रहे, तो मैंने एकदम कम प्राइस रख दिया। तो ऐसे आप जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट निकाल करके जो है लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करके उनका जो है आप जो है आपके कंप्यूटर को जो है हरा सकते हो सर। तो मेरे ख्याल से एडवांटेज तुमको समझ में आ चुका रहेगा। राइवलरी, बायर, सप्लायर्स, एंट्रेंस, सब्सटीट्यूट्स के केस में अपने को जो है यहाँ पे फ़ायदे मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जहाँ अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो अपन अभी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो कॉस्ट एडवांटेज में नॉट लास्ट लॉन्ग एज कंप्यूटर्स में इमिटेड। ऊपर ही अपन ने देख लिया था रिस्क, अगर आपको ये पार्ट रहेगा ना, ये देखो ये वाला पार्ट, रिस्क वाला पार्ट अपन ने ऑलरेडी आप डिस्कशन किया हुआ है ना, बस एक एक इंडिविजुअल पॉइंट बना करके इन लोगों ने नीचे इसके डिसएडवांटेज बना करके लिख दिया। बट अपन ये वाला पार्ट ऑलरेडी डिसएडवांटेज वाला डिस्कशन कर चुके। रिस्क का ये जो अपन ने पहले डिस्कस किया था ना, सेम पॉइंट्स नीचे आपको डिसएडवांटेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला उसने पॉइंट रिपीट किया कि आपका जो है इमिटेट हो जाएगा, कॉपी कर लेगा कंप्यूटर, आपकी जो भी कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स है, जो भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है वो भी कॉपी कर लेगा। दूसरा, कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम, यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर पा रहे हो ना, तभी ही आप जो है आपके कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर पाओगे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं है, अगर पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं है तो फिर कैसे लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी आप अपना पाओगे, कैसे कॉस्ट लीडर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं कर पाओगे तो कॉस्ट लीडर कभी नहीं बन पाओगे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कभी भी आपकी अचीव नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला इमिटेड हो जाएगी, ये एक डिसएडवांटेज है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप अगर नहीं अचीव कर पाए तो कॉस्ट लीडर भी नहीं बन पाओगे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी भी अचीव नहीं कर पाओगे, ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा, कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप देयर कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं होता, जब कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि आपका एक सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो खरीदेगा कैसे। उसको पता तो होना चाहिए कि यार एक ऐसा इसका सेम टू सेम प्रोडक्ट इतने सस्ते दाम में मिल रहा है ना। तो ये कैसे पता लगेगा, जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे, मार्केटिंग करोगे। लेकिन बीइंग अ कॉस्ट लीडर आपको इन सब चीज़ों पे खर्चा करना, रजिस्ट करना है ना, आपको इन सब चीज़ों पे खर्चा करना ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ये जो ओवरहेड कॉस्ट होती है, ये आपको कम से कम रखनी है। तो आप जब उधर स्पेंड ही नहीं करोगे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा घर कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है जो कि सस्ते दाम में मिल रहा है ना, जो कि सस्ते दाम में मिल रहा है। तो उसको जब पता ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा कैसे, खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करते हो, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि यार ये सस्ते दाम पे बेच रहा है ना, ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है। धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जितना तेज़ी से आपका प्रोडक्ट जो है एकदम बूम करना चाहिए वो उतने तेज़ी से बूम नहीं करेगा। तो ये बात अपना जो है एक डिसएडवांटेज के अंदर आता है कि आपका एडवर्टीजमेंट आप जो है अच्छे से नहीं कर पाते हो, मार्केटिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉस्ट कम रखना है। मार्केट रिसर्च आप उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हो, नए नए प्रोडक्ट्स आप जल्दी लॉन्च नहीं कर पाते हो। आपका कंपटीटर जल्दी लॉन्च कर लेगा नए प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो है ज़्यादा वापस स्पेंड कर रहा है। आपको कॉस्ट लीडर बनना है, आपको सस्ता प्रोडक्ट देना है, तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया भी थोड़ा सा वीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करोगे, है ना। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आपका करेगा वीक रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे। बट दिस अप्रोच कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव इन लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन में आप ऐसा नहीं चल पाओगे ना। शॉर्ट रन में चलो आप बोलोगे ठीक है मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो कॉपी करके इधर उधर से काम चला दूंगा, बट कब तक ऐसा करोगे। लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं तो ऐसी एक जगह आएगी जहाँ पे आपको R&D पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग वगैरह पे स्पेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, है ना। तो लॉन्ग रन में सर आपकी स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है ज़्यादा काम नहीं करेगी। लास्ट आपका डिसएडवांटेज ये बनेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एरियाज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। जैसे कि मैंने आपको बताया नई नई टेक्नोलॉजीज आए दिन आती रहती है। बीइंग अ कॉस्ट लीडर अपने को जो है अपने पर यूनिट कॉस्ट कम रखना है, तो अपन टेक्नोलॉजी पे बार बार रोज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक ही बार अपने को अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके मदद से अपना अच्छा खासा कॉस्ट रिडक्शन होते रहे, कॉस्ट अपना कम रहे।
बस अपन बार बार जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकते, और अपन देखते हैं आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर अपन रिग्रेट करेंगे यार थोड़ा टाइम रुक जाता, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी मार्केट के अंदर, वो वाली खरीद लेता, ये वाली इन मशीन शायद मेरे को नहीं खरीदनी चाहिए थी, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली, बट अभी मेरे को कॉस्ट लीडर बनना है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मैंने अडॉप्ट की हुई है, तो नई टेक्नोलॉजी पे वापस जो है पैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है और आप जो है उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको कॉस्ट लीडर बनना है, तो आपके लिए जो है एक दिक्कत वाली बात है, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी से आपको जो है आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना, काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, बट आप कॉस्ट लीडर नहीं बन पाओगे अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते रहोगे। तो ये बात आपको समझना है, और नई टेक्नोलॉजी पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर से पीछे रह पा रहे हो, भले ही आपका प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपको उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही, और लॉन्ग रन में फिर आपको कहीं ना कुछ जो है उसकी तरफ से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपके सर ये 4 आपके जो है डिसएडवांटेज बनते, मेरे ख्याल से अच्छे से अपन ने जो है ये वाला जो पार्ट है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी वाला, उसको अच्छे से अपन ने इस लेक्चर के अंदर समझा है। अगले लेक्चर में जब अपन आएंगे तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आई होप आप टेलीग्राम पे जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं हैंड रिटन, उसमें से अच्छे से आप जो है सारा कुछ जो है लिख रहे हो अपने हाथों से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सर वो हैंड रिटन नोट्स। कल का जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर अपन डिटेल चर्चा करेंगे, जैसे सेम अपन ने जैसे आज अपन ने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का चर्चा किया कि भाई कैसे अचीव कर सकते हो, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेज है, सेम पैटर्न में कल अपन डिफरेंशिएशन के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले कि कैसे अचीव कर सकते हो, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, सारा कुछ पूरा डिस्कशन होगा उसके बारे में। एंड देन लेटर अपन जो है फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ भी बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से और 3 लेक्चर इसको जो है अपने को चैप्टर 3 को अपन लगाएंगे, और उसके 3 लेक्चर बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं सर टेंटेटिवली 20-25 जुलाई के आसपास आपका 500 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका जो है 20-25 जुलाई के रेंज में जो है वाइंड अप हो जाएगा। तो देखते हैं, मज़ा आएगा सर काफ़ी। बस आप बने रहिए, लेक्चर्स वगैरह देखते रहिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और कल अपन डिफरेंशिएशन के ऊपर अच्छे से चर्चा करने वाले, और आते साथ पहले इसका रिवीजन ले लेंगे, और आप तब तक हैंड रिटन नोट्स अपने जो है लिख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी दिक्कत हो रहेगी तो कमेंट में बता देना। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, और लाइक वगैरह करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं बोलता कम हूँ लेक्चर में, बट तुमको करने का है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताओ कि फ्री स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बैच है, तो उसको देखे, मज़ा आएगा और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में। टेक केयर।